अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है रोड, हम रात आए ट्रैफिक चल रही है। अगर ये माहौल थोड़ा सा नहीं सुधरा तो जहाँ से लेके पंजाब तक ये पूरा रोड ही ब्लॉक कर देंगे। अगर ये सरकार नहीं मान रही तो जहाँ से लेके पंजाब तक ये पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे हम। तो यहाँ से लेके पंजाब तक अगर रोड ब्लॉक करेंगे और इसी स्थिति में करेंगे तो बहुत सारी जनता चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे ही काम आएगा। ऐसे तो ये सरकार मानने वाली तो नहीं है। तो इससे जो आम जनता है जो इसके ऊपर चलती है आती जाती है उसको जो परेशानी हो रही उसको किस हम तरह से जब किसान पर परेशान है तो आम जनता भी थोड़ी सी परेशान होगी, सरकार परेशान होगी, तभी तो ये हल होगा। ऐसे तो हल होने वाला नहीं है। जब तक वापस कानून नहीं होगा जब तक हम नहीं जाएंगे। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। हम लोग सानेवाल से आए हैं। हम लोग 27 तारीख को हम लोग शंभू बैरियर तोड़ के यहाँ से आए थे। ये कहते हैं भी पैरेलल मंडी चलती रहेगी, पैरेलल मंडी चलती रहेगी तो ये प्राइवेट सब खरीदने लग जाएंगे। धीरे धीरे वो मंडी है जो सरकारी वो खत्म हो जाएगी। अपने एजुकेशन में भी यही हो रहा है ना। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल इतना महंगा चलता है, सरकारी में कोई जाता नहीं। तो ऐसे ही हो जाएगा ना, सरकारी मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और हमें को 2-3 साल ये पैसा देंगे, MSP की बात करते हैं, उसके बाद किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। हम लोग इतने मेहनती हैं, हम लोग सभी रिक्वेस्ट करते हैं भी प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं, कितने बुजुर्ग हैं जो जहाँ पे इतनी सर्दी में जहाँ पे रह रहे हैं, कोई अच्छी बात थोड़ी है। कितनी ट्रॉलियाँ आई हैं गन्ने की? हमारी 4 ट्रालियाँ आज आ गई हैं। 3 ट्रालियाँ हमारी गांव में जो भरी खड़ी हैं। हम और लोड पड़ेगी तो हम और उसको यहाँ पर बुलाएंगे। एक दिन में कम से कम 120 क्विंटल 150 क्विंटल गन्ना लगने की संभावना है। पीछे तक जाम लगा हुआ है तो फिर यहाँ तक ट्रॉली कैसे आ पाई? ये हमारा रास्ता रात को खुला होता है, रात को हम ट्राली जहाँ से लेकर आए हैं। यहाँ पे मैं जो रुका यहाँ पे देखा एक बड़ी सी गन्ने की मशीन से जूस निकाला जा रहा है, गन्ने का रस पिलाया जा रहा है। यानी कि लंगर यहाँ पे आप देखेंगे तरह तरह के लंगर हैं। आप बहुत सारे लोग कहते हैं जो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसान बार बार कहते हैं भाई पिज़्ज़ा बनता किससे? गेहूं से बनता है। वो रोटी पतली होती जो हम खाते हैं, मोटी वाली है, तो इसमें हम खा रहे हैं तो क्या हम उगाते हैं, हम क्यों नहीं खा सकते? अभी मैंने देखा गन्ना, अब ये गन्ने का आप देख रहे हैं पूरी ट्रॉली, तो एक ट्रॉली नहीं है, कई 4-5 ट्रॉलियां हैं। और ये कह रहे हैं ये कौन लेके आया ट्रॉली? जी ये हम ही लेके आए हैं, अपने गांव से लेकर आए हैं। आपका क्या नाम है और कौन से गाँव से आए? मेरा नाम बलजिंदर सिंह है और मेरा रोपड़ ज़िला है, पंजाब से आए हैं हम। चकला पिंड है हमारा जी, तो चमकौर साहिब है। बलजिंदर जी नाम बताया। तो बलजिंदर जी ये बताइए कि गन्ना लाने का क्या दिमाग में आया, क्यों लेके आए गन्नों से भरी हुई ट्रॉलियाँ? हमारे यहाँ वैसे भी लंगरों की परंपरा वैसे भी चलती है। हमारे यहाँ शहीदी जोड़ मेला पड़ता है फतेहगढ़ साहिब में, वहाँ भी हम लंगर लगाते हैं। तो गांव में हमने फैसला किया, हमारे सारे गांव ने भी वहाँ पे और हर तरह के लंगर जा रहे हैं, प्रसादे का जा रहा है, जो भी जा रहा है, जो भी किसी के मन में आता है वो लेकर जाता है। तो हमारे गांव ने फैसला किया कि हम भी अपना गन्ने का लंगर वहाँ लेकर जाएं। तो गन्ना आपके यहाँ गांव में उगता है? हाँ जी, हमारे गांव में हम आसपास पिंडों से भी गन्ना इकट्ठा करते हैं। अच्छा, आसपास पिंडों से भी इकट्ठा करते हैं। और कितनी ट्रॉलियाँ आई हैं गन्ने की? हमारी 4 ट्रालियाँ आज आ गई हैं। 3 ट्रालियाँ हमारी गांव में जो भरी खड़ी हैं। हम और लोड पड़ेगी तो हम और उसको यहाँ पर बुलाएंगे। एक दिन में कितने गन्ने या कितनी ट्रॉली या कितने किलो अगर हम समझें तो कितना ये? एक दिन में कम से कम 120 क्विंटल 150 क्विंटल गन्ना लगने की संभावना है। 150 क्विंटल यानी कि तकरीबन 1200 से 1500 किलो जो आपने बताया। और एक ट्रॉली में कितने किलो आता है? एक ट्राली में 100 क्विंटल से ऊपर गन्ना आता है। यानी कि 1 से सवा डेढ़ ट्रॉली जो है ना रोज गन्ना लग जाता है। और ये कितने दिनों से ये लंगर चल रहा है? ये लंगर काल से शुरू हुआ है। ये लंगर जब तक चलेगा जब तक ये सरकार अपने 3 कानून वापस नहीं लेगी। तो जैसे आप पीछे तक जाम लगा हुआ है तो फिर यहाँ तक ट्रॉली कैसे आ पाई? ये हमारा रास्ता रात को खुला होता है, रात को हम ट्राली जहाँ से लेकर आए हैं। 2:30 बजे पहुँचे हैं यहाँ हम रात को। तो रात में क्यों खुल जाता है? कुछ लोग चले जाते हैं? नहीं, रात में सारे लोग जो ट्रैफिक होती है पैदल आवाजाही वो बंद हो जाती है, रास्ता खुला पड़ता है। और हमने स्पेशल रास्ता खुलवाया था गन्ने की ट्राली यहाँ लगाने के लिए। तो ये जो मशीन गन्ने की जो जूस की आई है ये भी आप वहीं से लाए हैं? हाँ जी, ये हमारी गांव की मशीन है, सारे गांव की साझी मशीन है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 400 किलोमीटर। जी, तो 400 किलोमीटर दूर से ये गन्ने की 4-5 ट्रॉलियाँ लेके आए हैं और कह रहे हैं कि 3 ट्रॉलियाँ आगे भी वहाँ पे तैयार रखी हैं। जैसे जैसे ख़त्म होता जा रहा आ रहा है, यानी कि
जब हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, आंदोलन इस तरीके से ये चल रहा है, एक तो आप देखेंगे यहाँ पे जब आएंगे तो आपको लगेगा एक डिफरेंट तरीके का माहौल है, कोई किसी तरीके की उग्रता नहीं है, कोई कहीं किसी तरह की जो कह रहे हैं ना कि उग्र आंदोलन है, ऐसा है वैसा है, अशांति, कहीं कोई अशांति नहीं। हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है, अपनी सेवा में लगा हुआ है और सबके सब मैक्सिमम लोगों का काम मैं देख रहा हूँ कि सब लोग लंगर पे लगे हुए हैं या कुछ जगह पे स्टेज से लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? ਚੱਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ। जिला रोपड़। और आप भी सारा का सारा इन्हीं के साथ ही आए हो? अभी मैं आई थिंक मैं आपसे पूछ चुका हूँ ना? नहीं पूछा। हमारे साथ 20-25 बंदा है जो यहाँ सेवा के लिए आएगा। हम हर रोज सेवा, पहले 5 दिन हो गया गन्ना इकट्ठा कर देको, फिर हमारा मन बनना भी वहाँ जाएंगे। हर किसान जो है यहाँ दिल्ली में ही है, जब तक वापस कानून नहीं होगा जब तक हम नहीं जाएंगे। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक आप नहीं जाएंगे। तो आप जो कानून की जब हम बात कर रहे हैं वापसी की, तो कानून में आपको क्या खामियां दिखती हैं? कानून में खामियां ही खामियां हैं जी, सारी खामियां ही खामियां हैं। इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं कि कानून रद्द होने चाहिए। जैसे 2-4 का खामियां अगर आप बताएं। खामियां जैसे कि प्राइवेट मंडी करना, कोऑपरेटिव घराने हैं जो, वो हमारी ज़मीनों को खा जाएंगे और मंडियां हमारी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे एमएसपी ख़त्म हो जाएगी हमारी। ऐसे 3-4 और भी हैं जी। लेकिन जैसे भी ये कह रहे हैं कि भाई जो जो आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, कह रहे हैं, बट सरकार कह रही है कि हम ये आश्वासन लिखित में देने को तैयार हैं। जब लिखित में देने को तैयार हैं तो उसमें आपको क्यों लगता है कि इसे हमें नहीं मानना चाहिए? सरकार ने जैसे कानून बनाए हैं वैसे लेकर वापस करके जो मीडिया में पाए या किसी भी प्रकार के 3 कानून रद्द कर दें तो सारे किसान वापस चले जाएंगे। मतलब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, कानून ही रद्द कराना है। कर लेना तो ठीक रहेगा, इसे शोध करने की तो बात ही नहीं है कोई। तो वापस भी सरकार ले सकती है, किसानों के लिए बनाए हैं ना बिल, तो जब किसानों को ही नहीं सूट बैठ रहे तो सरकार को वापस करने चाहिए। जी, यानी कि बात यही है कि जो बार बार एक सभी लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जब हमने बिल की मांग नहीं करी थी तो क्यों, फिर ये कह रहे हैं कि अगर किसानों के लिए बनाए हैं और किसानों को ये कानून पसंद नहीं आ रहा है तो इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। बात काफ़ी हद तक ठीक हो जाती, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि भाई हमने मांग नहीं करी थी फिर क्यों बनाए, तो इसमें ये भी बात आती है बहुत सारे इतने सारे कानून बनते हैं, हम उसकी मांग नहीं करते बट उसके बावजूद बन जाते हैं। जैसे एक राइट टू एक्ट इन्फॉर्मेशन का कानून बनाया था कि यानी कि कोई भी हम सरकार से इन्फॉर्मेशन लेना चाहें उसकी भी मांग नहीं करेंगे, या कितने भी आप कानून देख लीजिए हम मांग नहीं करते हैं लेकिन सरकार कहीं ना कहीं वो कानून बना देती है। मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं भी डिस्ट्रिक्ट रूपनगर से ही आया हूँ, चकला पिंड है। बात ये है सिंपल सी, अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है रोड, हम रात आए ट्रैफिक चल रही है। अगर ये माहौल थोड़ा सा नहीं सुधरा तो जहाँ से लेके पंजाब तक ये पूरा रोड ही ब्लॉक कर देंगे, बिल्कुल आवाजाही ठप हो जाएगी। बस इमरजेंसी वाली चीज़ें बाहर निकलेंगे, जैसे एम्बुलेंस होगी और किसी को इमरजेंसी, वो ही जाएंगे, नहीं तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा। तो पूरा रोड जैसे भी आप कह रहे हैं चल रहे हैं, तो कितने दिन आप और इंतज़ार करेंगे फिर उसके बाद जो आप ये कह रहे हैं कि हम ये एक्शन लेंगे? जब तक हम हमसे ऊपर हैं जो, अब हम उनकी वेट कर रहे हैं, जो जैसे फैसला देते हैं उनकी वेट कर रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं मान रही तो जहाँ से लेके पंजाब तक ये पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे हम। तो यहाँ से लेके पंजाब तक अगर रोड ब्लॉक करेंगे और इसी स्थिति में करेंगे तो बहुत सारी जनता चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे ही काम आएगा, ऐसे तो ये सरकार मानने वाली तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे रोड ब्लॉक हो रही है या इस तरह से हम कर रहे हैं तो इससे जो आम जनता है जो इसके ऊपर चलती है आती जाती है उसको जो परेशानी हो रही है उसको किस हम तरह से? जब किसान परेशान है तो आम जनता भी थोड़ी सी परेशान होगी, सरकार परेशान होगी, तभी तो ये हल होगा, ऐसे तो हल होने वाला नहीं है। जी, आम जनता भी अगर थोड़ी सी परेशान होगी तभी शायद इसका हल निकलेगा, ऐसा मानना है। और हम पीछे देखते आए जब भी इस तरह के आंदोलन होते तो कहीं ना कहीं लोगों को सफ़र करना पड़ता है थोड़ा बहुत, और हो सकता है जायज़ भी है, तभी शायद सरकार समझे। अगर सरकार को लगेगा ही नहीं कि कहीं कोई परेशानी है, कहीं कुछ हो रहा है, तो चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी। जिस तरह से सरकार ने प्लानिंग करी थी कि भाई हम सबको बुराड़ी में या जहाँ भी वहाँ स्टेडियम है उनको ला के खड़ा कर देते हैं, बैठा देते हैं, तो हो सकता है वो आइसोलेशन में डाल देते और उसके बाद सरकार कोई बातचीत ही ना करती और लगता है कि कुछ दिनों में अपने आप चले जाएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस बिल के बारे में? हम सारे किसान एक बात कर रहे थे, रद्द होना चाहिए। बिल रद्द होना चाहिए। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? हम यही है, सेमी या कणक चोने की खेती करते हैं। कणक और चोने यानी कि गेहूँ और चावल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरी थोड़ी सी पंजाबी तंग है। हाँ जी।
हाँ जी। तो गेहूं और ने मैंने भी वो जो क्या चोना चोना बोलते हैं, चोना और जीरी, ये दो शब्द मैंने यहीं आके सीखे हैं। नहीं कोई बात नहीं, नहीं, अच्छी बात है, मैंने दो शब्द नहीं अगले आप लोग किसानों के साथ बात करेंगे तो सबको सीखने को मिलेगा। कानून वापस नहीं हो तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप किसानों से बातचीत करोगे ना, हम लोग ऐसे हैं सबसे कोऑपरेट करते हैं। देखो आप देखिए हमारे साथ कभी पंजाब में जाके ये जो प्रधानमंत्री या जो कृषि मंत्री जो भी हैं इनको देखना चाहिए हमारे पास आके। यूनिवर्सिटियाँ इतनी इतनी बड़ी बना देती हैं, हमको कहते हैं चावल और कनक ना बीजो और कुछ बीज लो, लेकिन हमें प्रोवाइड कौन करेगा? सब मंडीकरण कौन सही करेगा? मंडीकरण सही करनी होगा तो हम लोग अपनी फसल कैसे बेचेंगे? ये तीनों पंगा है इसमें कानून में। आपका क्या नाम है और क्या करते हैं? नहीं मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, हम लोग सानेवाल से आए हैं। हम लोग 27 तारीख को हम लोग शंभू बैरियर तोड़ के यहाँ से आए थे। 27 तारीख से लेके हम लोग वहाँ अब तक यहीं पे हैं। बात ये नहीं है, मंडीकरण ये ख़त्म करने की तैयार कर रहे हैं, कॉर्पोरेट घरानों को सारा कुछ देने की तैयार कर रहे हैं। और स्टोरेज का जो मामला है वो पहले कानून था ना, भी कितनी स्टोरेज कर सकते हो, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर किसान क्या करेगा? ये कहते हैं भी पैरेलल मंडी चलती रहेगी, पैरेलल मंडी चलती रहेगी तो ये प्राइवेट सब खरीदने लग जाएंगे, धीरे धीरे वो मंडी है जो सरकारी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद लोग हम कहाँ जाएंगे? ऐसे यूनिवर्सिटियों में, ऐसे पंजाब अपने एजुकेशन में भी यही हो रहा है ना। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल इतना महंगा चलता है, सरकारी में कोई जाता नहीं। तो ऐसे ही हो जाएगा ना, सरकारी मंडी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और हमें को 2-3 साल ये पैसा देंगे, MSP की बात करते हैं, उसके बाद किसान के पास कुछ नहीं बचेगा। हम लोग इतने मेहनती हैं, हम लोग सभी रिक्वेस्ट करते हैं भी प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं, कितने बुजुर्ग हैं जो जहाँ पे इतनी सर्दी में जहाँ पे रह रहे हैं, कोई अच्छी बात थोड़ी है। जी 4-5 डिग्री का टेम्परेचर है और ऐसी स्थिति में जब टेम्परेचर 4-5 डिग्री का, जब हम अपने घरों के अंदर रह रहे हैं यहाँ पे, दिल्ली से हम मतलब यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूरी पे, तो वहाँ पे भी हमें हीटर चलाने की आवश्यकता पड़ रही है। और आप यहाँ पे देखें, ये लोग टेंट में रह रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों की क्या हालत होती होगी ठंड के मारे, ये सोचने वाली बात है। और जिस तरह से एक इन्होंने बात उठाई, बात रखी, बड़ी वाजिब और बड़ी लॉजिकल बात है। लोग कहते हैं जी क्या हो जाएगा, हम मॉल से ये खरीदते हैं वो खरीदते हैं। इन्होंने कहा कि आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल आ गए, सरकारी अस्पतालों में कोई जाता नहीं है। क्यों? वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे जो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते वही जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं। और जो जरा सा भी अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागता है। इसी तरह से विद्यालयों में देख लीजिए, जितने भी स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ भी क्या स्थिति बन गई है। जो सरकारी हैं वहाँ पे गरीब लोगों के ही बच्चे जा रहे हैं, जो सक्षम है किसी भी तरह से वो सीधे प्राइवेट को भेजते हैं। और यही बात है कि अगर ये धीरे धीरे निजीकरण बढ़ता गया, जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है, तो आने वाले समय में कल को बहुत सारे लोग, हो सकता है देखिए रिलायंस आ गया, अंबानी आ गया, अडानी आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, टाटा बिरला, ये सब लोग आ गए उद्योगपति। आप देखिए कितना हाइजीनिक परवल ना अब पॉलीथीन में पैक होके आ रहा है, कितना हाइजीनिक है। परवल वही है, लेकिन हो सकता है, कल मुझे एक किसान कह रहे थे कि आने वाले समय में स्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि आपको पता लगा 10 रुपए या 20 रुपए पर पीस परवल मिल रहा है, या दूसरी सब्जियां इस तरह से पर पीस मिलने लग गई। और एक चीज़ और बार बार निकल के आ रही, जब अभी प्याज कुछ दिनों पहले 100 रुपए किलो बिका दिल्ली में, तो सवाल ये है क्या किसानों को उस 100 रुपए किलो, जब हम लोगों ने प्याज खरीदा, तो क्या किसानों को उस प्याज की कीमत 20 रुपए किलो मिली क्या? अगर आलू की 60 रुपए में बिका, तो क्या किसानों को आलू की कीमत 20 रुपए मिली क्या? आपके यहाँ पे जो आलू उगता है या प्याज उगता है, आलू या प्याज भी उगता है? सब कुछ होता है हमारे। तो आलू बिकता है तो किस रेट में बिकता है, प्याज किस रेट? बात तो वही होगी ना, हमसे तो सस्ते में खरीद लेंगे जो कितने सस्ते? हमें अभी की बात आई, 8 रुपये 10 रुपये से कोई ज़्यादा नहीं खरीदता हमसे, ठीक है। तो वही 50 रुपये 60 रुपये में मिलता है। तो सारी मेहनत तो किसानत करता है ना। जो बीच वाला बचोलिया है, जैसे जी अब ये अडानी बानी जो आ जाएंगे, ये तो बचोलिया है ना, हमसे खरीदेंगे। स्टोरेज की इन्होंने कैपेसिटी बंद कर दी, जितना मर्जी स्टोर कर लो, तो अपना स्टोर करेंगे। जब प्रॉब्लम ये आएगी, जब उसका खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और पैदा करने वाले कम हो जाएंगे, तो वो जो परिवार हैं, जो 10-15 परिवार जिन्होंने इस देश का मेरे हिसाब से ठेका ही ले रखा है चलाने का या कुछ करने का, वो अपनी मर्जी से दाम लगाएंगे और अपनी मर्जी से वो बेचेंगे। तो हम ये नहीं कहते भी हम परेशान नहीं करना चाहते किसी को भी। आप पहले बोल रहे थे ना भी जाम लगाने से परेशानी, किसान की परेशानी भी तो समझो ना। हमारी क्या ज़रूरत है, हमको क्या ज़रूरत है दिल्ली में जहाँ पे आने की, धरने लगाने की? अगर पैदा करने वाला ही नहीं रहेगा तो आप लोग खाएंगे क्या? ये भी तो सोचिए ना। किसान सब कुछ पैदा करता है, हम जो फसल बीजते हैं अपने बच्चों की तरह उसको पैदा करते हैं, मंडी में बेचते हैं। मंडियाँ जो ख़त्म कर देंगे, स्टोरेज उनके पास चले जाएगी, तो हमारे पास क्या रह गया जी?
तो बात यही है, लॉजिकल बात यही है। हम चाहते ही नहीं है ये कानून, ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। हम अपने अपने घर में चले जाएंगे, हमको क्या जरूरत है ठंडी में रहने की। जी, और एक आप ये भी देखिए, जब भंडारण कानून की बात होती तो आप ये समझिए भंडारण कानून है क्या, यानी जो उसको ख़त्म कर दिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, यानी कि काला बाजारी रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। अब अगर भंडारण खत्म कर दिया जाएगा इस कानून को, तो क्या स्थितियां बनेंगी, उस स्थिति पे आप लोग गौर करें, समझें। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतनी स्टोरेज कर सकता है। सपोज करिए मैं पंजाब रहता हूँ या कहीं भी रहता हूँ और कहीं की भी फसल खरीदना चाहता हूँ, मान लीजिए आलू उगा, आलू की फसल मैंने सारी की सारी खेतों से ले ली, कम रेट में ले ली या ज़्यादा रेट में ले ली, जिस भी रेट में ले ली। आज ये कह रहे हैं कि 10 रुपये में बिकता है, मैंने मान लीजिए 20 रुपये में खरीद लिया, लेकिन वो 20 रुपये में आलू मैंने खरीद तो लिया और उसके बाद क्या किया, मैंने उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, यानी कि उसको मार्केट में मैंने बेचने के लिए नहीं उतारा। क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में आलू होगा नहीं, शॉर्ट होगा, और जब लगेगा लोग आलू के लिए त्राही त्राही कर चुके हैं, तो मैं वही आलू धीरे धीरे निकालनी शुरू करूंगा, कम निकालूंगा, और कीमत 50 की जगह हो सकता है मैं 100 रुपये भी रखूं, और जिन्हें आलू खाना है वो 100 रुपये में भी आलू लेंगे। यही चीज़ें चावल के साथ भी हो सकती हैं, यही चीज़ें आप गेहूँ के साथ भी हो सकती हैं। यानी कि कोई भी फसल है वो अगर जब स्टोरेज की जाएगी, मार्केट में सप्लाई शॉर्ट होगी, उसकी कीमत कोई भी पूंजीपति अपने हिसाब से बढ़ा और घटा सकता है, यानी कि कीमतों का जो रेगुलेटर है वो उसके हाथों में आ जाएगा। हम देखते हैं, कल कोई कह रहे थे जी पानी की बोतल देखिए 5 रुपए की आती है, क्या पानी की इसमें कीमत 5 रुपए है? हम 5000 लीटर पानी लेके आए हैं पंजाब अपने गांव से, तो ये अगर उस हिसाब से हम इस कीमत देखें तो इसकी कीमत कितनी हो गई। हम पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं। हर चीज़ों को अगर आप निजीकरण में दे देंगे, हर चीज़ों को आप ब्रांडेड कर देंगे, तो आम आदमी है जो भूख से मर रहा है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो क्या खाएगा। आज हमारे देश में अभी पीछे जो एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक सर्वे हुआ था जिसमें 102 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमारे देश का नंबर 94 आया है, 94th नंबर आया है। हम इतने भूखे हैं, हमारा देश इतना भूखा है, लोग भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और इस जितने भी देश हैं, नेपाल, ये हमसे बेहतर कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं? अगर सरकारें, जो अनाज सड़ जाता है गोडाउनों में, क्यों नहीं ये इन गरीबों में बांटा जाता है, क्यों नहीं इन गरीबों को दिया जाता है? क्या आप 5-5 किलो का अनाज अगर सरकार दे देती है एक परिवार को, तो क्या 5 किलो के अनाज से पूरा परिवार 1 महीने वो चला सकता है? क्या 1 महीने अपना पेट भर सकता है? हम सब को इन चीज़ों को भी समझना चाहिए। शहरों में रहने वाले लोगों को कभी गांवों का भी रुख करना चाहिए, उनका भी दुख दर्द समझना चाहिए, कभी झुग्गियों में भी जाना चाहिए, उनकी चीज़ों को समझना चाहिए कि आखिर वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। जब आपकी थाली में 50 तरह के व्यंजन पड़े होते हैं, जब आपकी थाली में 4 तरह की सब्जियां पड़ी होती हैं, अमूमन हर घर में जो सेठ लोग हैं उनके घरों में 4-4, 5-5 तरह के व्यंजन बनते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि गरीब की थाली में क्या होता है? गरीब, जब आपकी यहाँ शादियाँ होती हैं सेठों के यहाँ, तो आप देखें कितने बड़े, मतलब इतनी वैरायटीज़ होती कि अगर कोई आदमी एक एक चम्मच भी चीज़ों को चखेगा तो भी मैं समझता हूँ वो सारी चीज़ों को चख नहीं सकता है। लेकिन वही उसके बाद अगले दिन अनाज का वेस्ट होता है, खाने का वेस्ट होता है। लेकिन गरीब आदमी के साथ कौन खड़ा है? गरीब आदमी के साथ अगर आप आज नहीं खड़े होंगे तो आने वाले दिनों में आप भी सड़कों पे होंगे। जब कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं कि किसान अन्नदाता को मैं क्यों, किसान को मैं अन्नदाता क्यों मानूं? किसान हम पैसे देते हैं, उसके बदले में किसान हमें गेहूं चावल देता है, मुफ्त में नहीं देता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन पिताजी बताते हैं कि उस वक्त हमारे यहाँ पे गेहूं की, अनाज की कमी हो गई थी और अमेरिका ने हमें देने से मना कर दिया था। हमारे आपके पास में पैसे थे लेकिन अनाज नहीं था, अमेरिका ने मना कर दिया था। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था अगर हमारा पूरा देश एक दिन का हफ्ते में उपवास रख दे तो हमारे पास इतना अनाज बच जाएगा कि हम अमेरिका के आगे हमें झुकना नहीं पड़ेगा। सोचिए, क्या आप चाहते हैं वैसी स्थिति दोबारा आ जाए कि जब हमारे यहाँ पे अनाज ना हो और आप पैसे लिए घूमते रहें? उन पैसों का क्या करेंगे? क्या पैसे खाएंगे? इसलिए आप जागिए, आपका जागना जरूरी है। और आपको अगर ये किसान नज़र नहीं आते हैं तो मैं आपसे बार बार रोज़ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ,
ज़्यादा दूर नहीं है, आप दिल्ली हैं, गुड़गांव हैं, जहाँ भी हैं, सिंघू बॉर्डर आ जाइए एक दिन। आप सब लोग घूमने जाते हैं, यहाँ भी कभी घूमने के लिए ही आ जाइए। आपको कहीं खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इतने लंगर चल रहे हैं, जो मर्जी चाहिए वो सब खाइए। आपको सिर्फ आना है, देखना है, लोगों से बात करनी है, उनका दुख दर्द समझना है। और मैं समझता हूँ आप चीज़ों को समझेंगे। सिर्फ आप चीज़ों को सोशल मीडिया से, फेसबुक से और व्हाट्सएप से समझना चाहेंगे तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो आपको समझाना चाहती हैं, जिन ग्रुप्स में आप शामिल हैं, उस ग्रुप्स में उसी तरह के आपको मैसेजेस गढ़ के लोग बनाते रहेंगे। वो झूठे हैं या सच्चे हैं ये आप लोगों डिसाइड भी नहीं कर पाते। आज इतनी सारी वेबसाइट्स चल रही हैं जो झूठ से गढ़ी हुई हैं, जिनका सच से कोई नाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अमित मालवीय के एक ट्वीट को, जब यहाँ किसानों के आंदोलन का था जिसमें एक पुलिस वाला एक किसान को मार रहा था लाठी से, सरदार को, उसने क्या किया था, अमित मालवीय ने उसको एडिट किया था और ट्वीट ने उसको मैनिपुलेटेड घोषित कर दिया था। यानी कि अमित मालवीय जो एक बीजेपी आईटी सेल के जो हेड हैं, मुखिया हैं, उनके ट्वीट को अगर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड घोषित कर दिया था तो आप सोचिए इसके अलावा कितना झूठ भरा हुआ है जो हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। धन्यवाद।